Hello students, hi all. Once again a very warm welcome to my session. This is me Disha Singh, your English mentor here at Advait Education. So students, after having a lot of practice sessions on error corrections, on omissions and the usage of verb and verb forms, today I am here with yet another session on narration. Yes, so we will be doing practice on narration, how to transform direct to indirect, direct to reported, and what is the difference between indirect and reported speech. Lots of confusions are there, so let's start the session. So first of all, I would like to tell you certain things, certain rules, certain tips and tricks which you should always keep in your mind while transforming from direct to reported speech. Okay, first thing, देखिए सबसे पहला जो confusion होता है स्टूडेंट्स को वो ये होता है कि what is indirect speech and what is reported speech. Okay, so need not to worry children, indirect speech is same as reported speech, there is no difference. Okay, indirect speech ही reported speech है. Actually suppose three people are talking, कोई तीन लोग अगर बात कर रहे हैं A, B and C, A is the speaker, B is the listener and C जो है वो situation से absent है, situation में present नहीं है, right? So what happens, A ने जो भी message दिया B को वो message C को convey करना है. B के पास दो तरीके हैं. एक तो ये तरीका है कि वो as it is A के message को, dialogue को copy paste कर दे in front of C. इसे हम कहते हैं direct speech, जहां पर speaker के exact words, exact dialogues प्रेजेंट किए जाते हैं. दूसरा तरीका बी के पास ये है कि बी स्पीकर बन जाए और ए के मैसेज को फर्स्ट पर्सन बनकर प्रेजेंट करे अपने वर्ड्स में, अपने ओन शब्दों में. मैसेज वही रहेगा, मैसेज नहीं बदलेगा, ठीक है ना, उसका सेंटेंस का सेंस बदलेगा, बट द प्रेजेंटेशन विल बी चेंज. टेंस बदल जाएगा, प्रोनाउंस बदल जाएंगे, टाइम रेफरेंस में चेंजेस आ जाएंगे, ऐसे कुछ चेंजेस होंगे, बट अल्टीमेटली द मैसेज विल बी द सेम. सो जब इस तरीके से बी ए की बातों को सी के सामने प्रेजेंट करेगा तो ये होगा रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट स्पीच. मतलब ए के मैसेज को इनडायरेक्टली सी तक पहुंचाना बाय मेकिंग लिटिल चेंजेस, थोड़े बहुत चेंजेस करके. सो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच. कहने का मतलब ये है सिंपल लैंग्वेज में कि डायरेक्ट स्पीच में फोकस हमारा जो स्पीकर ने डायलॉग्स बोले हैं उस पर होता है, और इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच में जो स्पीकर ने मैसेज दिया फोकस उस पर होता है. क्लियर? दिस इज द फर्स्ट एंड द foremost थिंग, एंड लेट्स प्रोसीड अहेड. All right. So apart from this, I would tell certain more things. पहली चीज आपको तो ये thoroughly पता होना चाहिए कि डायरेक्ट से जब हम रिपोर्टेड में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सारे टेंसेस पास्ट में होते हैं, क्योंकि रिपोर्टेड का जो डायरेक्ट टू रिपोर्टेड का जो रूल है, रूल यही है कि ऑल द टेंसेस आर बैक शिफ्टेड. सारे टेंसेस जो है वो बैक शिफ्ट होते हैं, मतलब पास्ट की तरफ जाते हैं. ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है. उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमको सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग सेंटेंस दोनों पहचानना है. सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब देखना है. अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जैसे राम सेड, सीता इंक्वायर्ड, ही एक्सक्लेम्ड, पास्ट में है, तो इसका ये मतलब है कि आपको सेंटेंस में जो डायलॉग है उसमें सारी चीजें बदलनी है. टेंस भी बदलना है, आपको प्रोनाउंस भी चेंज करने हैं, आपको टाइम रेफरेंस भी बदलना है, आपको पंक्चुएशन मार्क्स हटाकर दैट भी लगाना. क्लियर? लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, लाइक राम सेज, सीता टेल्स, राधा इंक्वायर्स, अगर प्रेजेंट में है
उस केस में आपको सेंटेंस में वर्ब चेंज नहीं करना है, टेंस चेंज नहीं करना है, सिर्फ चेंज होंगे प्रोनाउंस, टाइम रेफरेंस और आपके इन्वर्टेड कॉमास मींस पंक्चुएशन हटकर दैट लगेगा, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट। ये आपको बहुत अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि अगर आपने इसमें गलती कर दी, आपने यही नहीं पहचाना कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है या पास्ट है, तो आप ब्लंडर कर देंगे, मेजर मिस्टेक कर देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अच्छा, एक और चीज बताऊंगी कि हम जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो बहुत सारी चीजें, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी कम अक्रॉस। कई बार हमारे पास इंपरेटिव सेंटेंस आएंगे, कभी एक्सक्लेमेटरी आएंगे, कभी इंटरोगेटिव आएंगे, ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस आएगा। जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज्ड है डायरेक्ट टू रिपोर्टेड, तो ये सारे हमें मिलेंगे। ओके, द फर्स्ट वन इज डिक्लरेटिव, जो स्टेटमेंट्स और डिक्लेरेशंस के लिए होता है, असर्शन भी जिसको कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस। ओके, सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव द फर्स्ट वन। जो फर्स्ट वन है, वी हैव इट, ही आस्क्ड मी। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? पहली चीज हम चेक करेंगे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। आस्क्ड क्या है? आस्क्ड इज रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, आस्क्ड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड एवर ड्रेस्ड इन ब्लैक। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, और लेकिन क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क मिसिंग है। वी आर नॉट फाइंडिंग क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में या इनडायरेक्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस होता ही नहीं है, मीन्स हम क्वेश्चन मार्क नहीं डालते हैं। इवन दो वी आस्क क्वेश्चन, हम सवाल पूछते हैं, हम दूसरे तरीके से पूछते हैं, हम इफ और वेदर लगा के पूछते हैं, अगर यस नो में आंसर है तो। ओके, और अगर जनरल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो WH टैग वर्ड्स भी होते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क कभी नहीं आता, ये आपको याद रखना है। कभी भी जब आप इंटरोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो याद रखना है कि डायरेक्ट से रिपोर्टेड करते वक्त कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ठीक है। अब हमको ये समझना है कि he asked me if I had ever dressed in black, मतलब पूछने वाला ये जानना चाह रहा है कि क्या मैंने कभी ब्लैक ड्रेस पहना है, हाँ या ना। आंसर जवाब, इसका जवाब क्या हो सकता है? यस भी हो सकता है या नो भी हो सकता है। तो इसका एक रूल है, ट्रांसफॉर्मेशन एक रूल है, whenever your question expects an answer in yes or no, जब भी आपका क्वेश्चन, डायरेक्ट का क्वेश्चन yes no में आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या यूज करना है? इफ और वेदर। तो इस केस में आपको इफ या वेदर से सेंटेंस बनाना है रिपोर्टेड स्पीच। अब हमको यहाँ पे ऑलरेडी इफ का सेंटेंस मिल रहा है, तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से स्पीच में है? ये ऑलरेडी रिपोर्टेड में है, ये रिपोर्टेड स्पीच है क्योंकि इसमें ऑलरेडी इफ एडेड है, ठीक है। अब हमको इसका करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, जब हम इस रिपोर्टेड को हम डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। रिपोर्टेड है मतलब इनडायरेक्ट है, राइट, बोथ आर सेम। रिपोर्टेड है मतलब इनडायरेक्ट है, अब हमको इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। ओके, सो ही सेड टू मी, हैव यू एवर ड्रेस्ड इन ब्लैक? ही सेड टू मी, हैड यू एवर ड्रेस्ड इन ब्लैक? अच्छा, इसका टेंस क्या था? इफ आई हैड, इफ आई हैड मतलब ये क्या था? पास्ट परफेक्ट। टेंस क्या था? हैड प्लस V3, और जब हैड प्लस V3 होता है तो ये क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, so had plus V3. अब he said to me, have you ever dressed in black? He said to me, had you ever dressed in black? He said to me, did you ever dress in black? He said to me, you have ever dressed in black. So हमने क्या देखा? अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए हैं। रूल क्या कहता है? प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट,
The rule says present perfect changes to past perfect. इसका ये मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और हमारा ये सेंटेंस है हैड प्लस V3 का, मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट है इनडायरेक्ट में, राइट? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम करते हैं तो पास्ट परफेक्ट, तो ऑलरेडी हमारे पास पास्ट परफेक्ट है, तो मतलब क्या है, डायरेक्ट सेंटेंस हमारा किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट है तो मतलब क्या होगा, हैज और हैव प्लस V3। क्लियर? तो अब हमें हैज और हैव प्लस V3 वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर ढूंढना होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जिस चीज के बारे में बात हो रही है वो क्या है, वो किस चीज के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट आई है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा आई के साथ लगता है हैव। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर होने के बाद भी आई के साथ हैज नहीं लगता, हैव लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, ही शी इट और एनी सिंगुलर नाउन, उसके साथ में हम हैज यूज करते हैं। ओके, सो हैव लगना है, तो हमने ये डिसाइड कर लिया हमको कौन सा स्ट्रक्चर ढूंढना है, हैव प्लस V3। अब इसमें हम ढूंढते हैं हैव प्लस V3 किस में नजर आ रहा है, हैव यहाँ है, यहाँ पे हैड है, ये कैंसिल हो गया, डिड है, ये कैंसिल हो गया, हैव यहाँ भी है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस है हैव वाले, अब हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, ये भी हैव है। सो ही सेड यू एवर ड्रेस्ड इन ब्लैक। सो क्या हम क्वेश्चन कभी भी सब्जेक्ट पहले रखकर यूज करते बनाते, नो। क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि आप मॉडल वर्ब्स को और ऑक्सिलरीज को पहले रखें। इसमें यू हैव लिखा है, अगर ये होता हैव यू तब ये करेक्ट होता, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब हमको मिल गया हैव यू एवर ड्रेस्ड, हैव प्लस V3। सो ही सेड टू मी हैव यू एवर ड्रेस्ड इन ब्लैक, क्वेश्चन मार्क। डायरेक्ट सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगता है इंट्रोगेटिव्स में, लेकिन इनडायरेक्ट और रिपोर्टिंग सेंटेंस में नहीं लगता, ये आपको याद रखना है। इंट्रोगेटिव होने के बावजूद क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। ये डायरेक्ट सेंटेंस था, हमें स्ट्रक्चर ढूंढना था हैव प्लस V3, हमें मिल गया हैव प्लस V3। हमें क्वेश्चन फॉर्मेट में चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब पहले चाहिए था, फिर सब्जेक्ट चाहिए था, वो भी मिल गया। सो ऑल द एस्पेक्ट्स आर फुलफिल्ड, जो जो हमें चाहिए था वो सब कुछ फुलफिल हो रहा है, मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। आई हैव कवर्ड अप ऑल द पैरामीटर्स, मैंने सारे पैरामीटर्स कवर किए हैं, किस किस तरीके से आप इसको वन बाय वन एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, ग्रेट। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। All right, so the second question here is, he asked me if I had seen the Taj Mahal. Again the same process, वही process हमको follow करना है। सबसे पहले हमको चेक करना है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है या पास्ट है। तो हमने क्या देखा, asked, इट मींस रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हमारा पास्ट टेंस है। जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट आया, इसका ये मतलब है अब हमको सब कुछ ट्रांसफॉर्म करना है, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग, टेंस भी ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। नाउ वी गॉट द लाइसेंस इन अ वे, जैसे ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हमें मिलता है, मतलब हमें लाइसेंस मिल गया टू वी गॉट द ग्रीन सिग्नल कि अब हमको सब कुछ ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, अब आगे हम देखते हैं, फिर से इफ है, इफ से स्टार्ट है, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, इफ और वेदर से हम क्वेश्चन तभी स्टार्ट करते हैं जब हमको यस नो में आंसर चाहिए होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका ये मतलब है कि जो डायरेक्ट सेंटेंस रहा होगा, दिस इज इनडायरेक्ट, ये तो इनडायरेक्ट है, ये आपको क्लियर हो गया पिछले सेंटेंस की तरह, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, मतलब कि हमें डायरेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, और डायरेक्ट सेंटेंस डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन होगा, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा जो आंसर यस नो में मांगता होगा, ठीक है। सो ही सेड टू मी, अब हम देखते हैं
अच्छा, इसका हैड सीन, अगेन हैड प्लस V3 नजर आ रहा है, मतलब क्या है ये पास्ट परफेक्ट, ठीक है, ये है पास्ट परफेक्ट। मतलब पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, सो डेफिनेटली इसका जो डायरेक्ट सेंटेंस है वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। सो लेट्स फाइंड आउट, मतलब हमको क्या ढूंढना है, हैव प्लस V3 वाला स्ट्रक्चर हमें ढूंढना है, जिसमें हैव पहले होगा, हैव प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि हमको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ढूंढना है, तो हमें क्या ढूंढना है, हैव प्लस सब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर ढूंढना है। लेट्स फाइंड आउट। ही सेड टू मी हैव यू सीन द ताजमहल, he said to me had you seen the Taj Mahal, had you कैंसिल, ये हमारे लिस्ट में नहीं है, did you ये भी कैंसिल, ये भी हमारे लिस्ट में नहीं है, you have और you है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हैव पहले आता है फिर सब्जेक्ट आता है, हैव यू, क्लियर, इसलिए ये भी नहीं है, हमारा राइट ऑप्शन होगा हैव यू। He said to me, have you seen the Taj Mahal? Question mark. So again, the correct answer is the first one. It is interrogative sentence, direct speech, and a yes/no question. Yes/no question. Have you seen the Taj Mahal? Yes, I have seen. No, I haven't. आंसर yes और no में आ रहा है, इसीलिए क्वेश्चन जो है वो if से बनाया गया है, इनडायरेक्ट सेंटेंस। क्लियर? Great. Now let's see the next one. Okay. He told me that, फिर से आ गया told. So our reporting verb is in past tense. So again we got the green signal to do the whole transformation. अब हमको complete transformation करना है. Okay. He told me that he had not visited that place the previous night. Had not visited. मतलब had plus V3, had plus V3 है, मतलब अगेन पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि नॉट है बीच में, इसलिए क्या है पास्ट परफेक्ट विद नेगेटिव, पास्ट परफेक्ट नेगेटिव स्ट्रक्चर, सेंटेंस जो हमारा है पास्ट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। ओके, सो आपको ये सबसे पहले आपको सेंटेंस को प्रॉपरली एनालाइज कर लेना है, उसका रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, देन उसका जो स्पीच है उसका टेंस, और ये भी पहचान लेना है कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। सो जब आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं दिख रहे मतलब डेफिनेटली वो इनडायरेक्ट है और हमें डायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट है। सो सारी चीजें क्लियर हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर, क्लियर। अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, he told me that he had not visited that place the previous night. so नेगेटिव है लेकिन है क्या, इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट, उसने बस ये कहा कि मैंने कभी he had not visited that place the previous night, पिछली रात को मैं उस जगह नहीं गया था, उसने जैसे डिक्लेरेशन किया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, किसी भी बात को किसी भी स्टेटमेंट को कह देना, दैट इज डिक्लेरेशन और डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ओके, अब क्या है, अब हमें इसका पॉजिटिव ढूंढना है, अब हमें इसका डायरेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, ठीक है, चलो। He said to me, I have not visited this place last night. अब फिर वही बात आ गई कि अगर पास्ट परफेक्ट है तो ये किस में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट है तो ये किस में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, ये प्रीवियस नाइट की बात हो रही है, आपको ये ध्यान रखना है, प्रीवियस नाइट मतलब पिछली रात, पिछली रात, पिछली रात मतलब सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है,
क्योंकि रूल ये भी कहता है सिंपल पास्ट टेंस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट टेंस. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रूल्स. ये भी एक रूल है कि सिंपल पास्ट टेंस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है. सो लेट्स फाइंड आउट सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट. जब हम एफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, सो इट्स सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. ये एफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है. नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये बहुत गौर करने की बात है. यू नीड टू लुक दिस केयरफुली. और हमेशा याद रखना है आपको कि एफर्मेटिव स्ट्रक्चर में हम V2 यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, लेकिन जैसे ही हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है, जैसे ही हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है, हमें डिड को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. वी इंट्रोड्यूस डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1. वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है. जो पहले V2 था अब वो V1 में चेंज हो गया क्योंकि हमने डिड यूज कर लिया. एक सेंटेंस में दो पास्ट टेंस यूज करने की जरूरत नहीं है. हमारे पास्ट टेंस का पूरा काम कर दिया डिड ने. ओके. सो हम जो वर्ब को अब फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे क्योंकि डिड ने पास्ट टेंस का काम कर दिया. सो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. V1 प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे होता है, डिड सामने आ जाता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. ये होता है स्ट्रक्चर. ठीक है. तो वापस हम आ जाते हैं यहाँ पे. अब हमको क्या करना है, ये प्रीवियस नाइट बोल दिया मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा. ठीक है. प्रेजेंट में तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि बीती हुई रात की बात हो रही है. डेफिनेटली पास्ट में चेंज होगा. अब ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में ये सेंटेंस है तो हमको याद आया कि एक और रूल है ट्रांसफॉर्मेशन का जो ये कहता है कि सिंपल पास्ट टेंस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके. सो इसीलिए अब हम इसको सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे. सो लेट्स फाइंड आउट. ही सेड टू मी आई हैव नॉट विजिटेड. हैव नॉट है मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है. He said to me I had not visited. had not है मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है. He said to me I did not visit this place last night. Okay, did है मतलब ये एक सोचने वाला पॉइंट है. He said to me I did not, यहाँ भी did है, did not visited. अब दोनों में did not है. अब आपको चेक करना है इन दोनों में से कौन सा एलिमिनेट होगा. इन दोनों में से कौन सा एलिमिनेट होगा. मैंने क्या बोला था, जब भी हम डिड इंट्रोड्यूस करते हैं वर्ब चेंजेस टू फर्स्ट फॉर्म. और यहाँ पे क्या किया गया है, डिड के साथ वर्ब इज इन सेकेंड फॉर्म. तो ये गड़बड़ है. दिस इज रॉन्ग. दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म विजिट. सो ही सेड टू मी आई डिड नॉट विजिट दिस प्लेस लास्ट नाइट. प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट. सो ये हो गया रॉन्ग ऑप्शन एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Got it students? I hope this is going to help you. और मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सारे पैरामीटर्स कवर करवाऊँ आपको हर एक क्वेश्चन के साथ. ओके, ग्रेट. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. Okay, the next one here is the poor woman grinded the spices and sold them in the market. The poor woman grinded the spices and sold them in the market. आपको error find out करना है. Is there any error? So let's find out if there is any error. Fourth question, the poor woman. So the poor woman is the subject. ठीक है. Grinded the spices. Now what is the verb form of grind? What is the second form? V1, V2. Grind का second form क्या होता है? Ground. Okay? Grind का second form होता है ground.
सो यहाँ पे एरर है, एरर इज इन दिस पार्ट, द वर्ब फॉर्म इज रिटन रॉन्ग, यहाँ पर एरर है. The poor woman grounded the spices and sold them in the market. So, ground. The poor woman ground the spices and sold them in the market. So that is the correct option. यहाँ पे verb form में error था. Grind का grinded लिया गया था, जबकि grinded कोई second form नहीं होता है. Clear? This was quite simple. Next देखते हैं हम. What is the next question? She said to me. फिर से हमने देख लिया, said है मतलब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, मतलब वी आर फ्री. और इन्वर्टेड कॉमास में है मतलब कौन सा टेंस है, इन्वर्टेड कॉमास में है मतलब ये कौन से स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच में है. इसमें स्पीकर के डायलॉग्स एग्जैक्टली कॉपी पेस्टेड है. दिस इज डायरेक्ट स्पीच. ओके, सो शी सेड टू मी, who is the woman in the red dress? Direct speech, interrogative sentence. Direct speech, interrogative sentence. Okay? Question mark है, question tag से यूज किया गया है, स्टार्ट किया गया है. जब क्वेश्चन टैग से स्टार्ट हुआ है इसका मतलब यस नो क्वेश्चन तो नहीं है. यस नो क्वेश्चन कब होता है, जब इफ या वेदर से स्टार्ट होता है. ठीक है, हमारा क्वेश्चन इफ या वेदर से नहीं है, मतलब ये यस नो क्वेश्चन नहीं है. इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. इंक्वायरी है, एक इंफॉर्मेशन मांग रहा है. इंफॉर्मेशन क्या मांग रहा है, हु इज द वुमन इन द रेड ड्रेस. रेड ड्रेस में जो वुमन है वो कौन है, दैट इज द इंफॉर्मेशन आस्क्ड. सो ये डायरेक्ट है. नाउ वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इनटू इनडायरेक्ट. तो हम इसका पहले टेंस पहचान लेते हैं. हु इज द वुमन, इज है, इट इज प्रेजेंट टेंस. डायरेक्ट स्पीच, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, डायरेक्ट स्पीच, सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे. ओके, नाउ सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू, ट्रांसफॉर्मेशन रूल कहता है सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट. सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है. क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है तो इसे भी हम सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे. ओके, नाउ शी आस्क्ड मी who the woman in the red dress could be. So is simple present and could is a model. So is का could तो कभी भी नहीं हो सकता है. So that is eliminated. She asked me who is the woman in the red dress. यहाँ पे is का is आ गया, बल्कि हमको चेंज करना था सिंपल पास्ट में. So this one is also eliminated. ये भी wrong हो गया ऑप्शन. She asked me who the woman in the red dress was. She asked me who was the woman in red dress. So दोनों जगह हमने क्या देखा, was है, जो कि is का सिंपल प्रेजेंट is का हो जाता है was. जब सिंपल प्रेजेंट में is है तो सिंपल पास्ट में वो was हो जाता है. क्लियर? अब हमको ये देखना है कि दोनों में was है तो हम करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हाउ टू सिलेक्ट, कौन सा एलिमिनेट होने वाला है इस बार. सो अब हमने दूसरी चीज ये देखी, was तो हमें मिल गया, पर हमें क्या चाहिए, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर. इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर जब हम रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब एंड में चला जाता है. अगर यस नो क्वेश्चन है तो इफ और वेदर से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है व्हाट, वेयर, whom, which, why, who से स्टार्ट होने वाला, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के एंड में चला जाता है. तो she asked me who the woman in the red dress was. This is the correct option क्योंकि ये interrogative स्टाइल है, इसमें helping verb लास्ट में आ गया. लेकिन इस सेंटेंस में she asked me who was the woman in red dress, ये this pattern, ये who के बाद जो was लगाया गया है, this is not the interrogative pattern. Interrogative pattern ऐसा नहीं होता, इसलिए this is also eliminated. So we got the correct answer, C. Okay students,
So seen how we have to carefully do the transformation. Great. Now let's take the next one. All right. So the next question here is, a drive has been launched to fight dengue in Kolkata. Dengue एक disease है, आप सबको पता होगा. इसका pronunciation is not dengue, it's dengue. Okay. Take the correct pronunciation, children. इसको डेंगू नहीं कहते हैं, it's dengue fever. So dengue in Kolkata. कोलकाता में डेंगू फैला हुआ है. A drive has been launched to fight. एक हिंदी में क्या कहते हैं, एक मिशन स्टार्ट किया जाता है टू फाइट अगेंस्ट समथिंग. जैसे एक मिशन चल रहा था टू फाइट अगेंस्ट कोरोना, राइट? उसी तरीके से डेंगू फैला हुआ है कोलकाता में. सो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए एक मिशन में लोग हैं. अब उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा? ड्राइव. ड्राइव इज अंडरलाइंड हियर. तो आपको ड्राइव की जगह कुछ अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है. कैंपेन, रेवोल्यूशन, कैंप और नो इम्प्रूवमेंट. So what do you feel? What should be the correct option here? A campaign has been launched. So campaign doesn't sound. Campaign mostly जब इलेक्शन के लिए प्रोपेगेंडा होता है या किसी इवेंट के लिए प्रोपेगेंडा होता है या एडवर्टाइजमेंट होता है, प्रमोशंस होता है, उसमें हम कैंपेन वर्ड यूज करते हैं. इट इज सुटेबल देयर. रेवोल्यूशन मतलब एक कुछ ऐसा डिटर्मिनेशन, कोई डिटर्मिनेशन करके किसी चीज में आगे बढ़ना, दैट इज रेवोल्यूशन, राइट? सो इट इज अगेन नॉट सुटेबल. एंड of course no improvement भी नहीं है because it needs an improvement. So here for particular this sentence, especially for dengue fight, camp is the suitable term. A camp has been launched to fight dengue in Kolkata. So ऐसी वजह से इस प्रकार से ये सारे तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट होंगे और camp would be the correct option here. Now let's take the next one of the same type. Maggie took a hot bath. Maggie is a noun. एक noun है. Maggie एक name है. Maggie took a hot bath because she was working in the garden all afternoon. She was working in the garden all afternoon. अब इसमें हमको error find out करना है. Maggie took a hot bath because she was working in the garden all afternoon. पूरे afternoon वो गार्डन में काम करती रही. ऑल आफ्टरनून मीन्स आफ्टरनून इज ओवर. आफ्टरनून चला गया है, दोपहर का समय चला गया है, मतलब वो पास्ट एक्शन हो गया है. अब हम देखते हैं, मैगी टुक अ हॉट बाथ बिकॉज शी वॉज वर्किंग. सो वॉज इज द एरर. यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा. इज वर्किंग नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट की बात है. हैज वर्किंग भी नहीं हो सकता, देयर इज नो सच स्ट्रक्चर. हैज के साथ तो V3 आता है, सो ये भी रॉन्ग है. नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं है बिकॉज इट नीड्स एन इम्प्रूवमेंट. और पास्ट है, मैंने कहा था. सो हैड बीन, दैट इज पास्ट परफेक्ट. ओके. सो मैगी टुक अ हॉट बाथ बिकॉज शी हैड बीन वर्किंग. हैड प्लस बीन प्लस V4, that is the ing form. तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. क्या हो गया ये? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. मतलब ये है कि मैगी जो है टुक अ बाथ, उसने एक हॉट बाथ लिया क्योंकि वो शी हैड बीन वर्किंग इन द गार्डन ऑल आफ्टरनून. वो गार्डन में पूरा दोपहर भर वो काम करती आ रही थी, लगातार काम कर रही थी इसलिए कि अब उसने बंद कर दिया, उसका काम ओवर हो चुका है, इसलिए थी. सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. क्लियर? Great. So that is the correct option, had been working. Let's see the next one.
Yes. So the next question is, he who will bid the highest will get the product. Bid मतलब बोली लगाना. जब ऑक्शन होता है तो बोली लगाई जाती है, और जो सबसे ज्यादा रेट लगाता है, सबसे ज्यादा बोली लगाता है, हायर साइड, वो सामान उसी को मिल जाता है. ठीक है. सो ही हु विल बिड द हाईएस्ट विल गेट द प्रोडक्ट. नाउ लेट्स सी. यहाँ पे हमको दो क्लॉज दिख रहे हैं. हम सेंटेंस के दो हिस्से देख पा रहे हैं यहाँ पे. He who will bid the highest and will get the product. ये दो अलग अलग क्लॉज हैं. ठीक है. अब ये तो एक कंडीशन की बात हो गई कि जो इंसान या वो जो भी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे वो सामान मिल जाएगा. ठीक है. अब आपको ये समझना है कि ये जो सेंटेंस है ये कंडीशन रख रहा है, एक शर्त रख रहा है. ठीक है. कंडीशन रख रहा है मतलब कंडीशनल क्लॉज का सेंटेंस है. ठीक है. कंडीशनल क्लॉज, ये दो क्लॉजेस हैं. ठीक है. ही हु विल बिड द हाईएस्ट मतलब ये कंडीशनल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. ओके. सो कंडीशनल क्लॉज. सो कंडीशनल क्लॉज का ये सेंटेंस है. इसका रूल क्या है? कंडीशनल क्लॉज का ये रूल है कि सेंटेंस के जिस पार्ट में, जिस क्लॉज में हम शर्त रखेंगे वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और जो उसका सबऑर्डिनेट होगा, जो उसे कंप्लीट करेगा, जो उसके रिजल्ट देगा, वो हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा. क्लियर? तो ये वाला जो पार्ट है ये कंडीशनल है, तो इसमें विल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये हमें किस में होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए. ये होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में, और ये होना चाहिए सिंपल फ्यूचर में. ठीक है. तो सिंपल फ्यूचर मतलब विल का यूजेज होना चाहिए, तो विल तो है, सो दिस इज करेक्ट. इस क्लॉज में कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है इस कंडीशनल क्लॉज में, इसे हमको फ्यूचर से प्रेजेंट में चेंज करना. ठीक है. सो लेट्स फाइंड आउट. ही हु बिड्स द हाईएस्ट विल गेट द प्रोडक्ट. he who the highest bids, ये तो wrong sentence framing है. he who would bid the highest, again would cannot be used here. would, क्योंकि would हम तब यूज करते हैं जब हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, पास्ट ओमिटेड एक्शंस की बात करते हैं, या फिर हम इमेजिनेशंस की बात करते हैं. एट दैट टाइम वी यूज would. So again would is also not possible, and no improvement is also not possible because this sentence needs an improvement. ठीक है. तो हमें हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस मिल गया. he who bids the highest. bid is the verb along with s और es. bids, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है. he is थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ s और es लगता है. क्लियर? सो हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ए. he who bids the highest will get the product. okay. All right, so after this, the next question which we are going to take, let's see the next one. Yes, 9th question. फिर से if से start है. It is starting with if. If strict security measures were taken, the tragedy might have been dash. फिर से if से start है, तो हमें ये समझ जाना है कि जब भी sentence if से start होता है मतलब वो sentence होता है conditional clause का. Okay, conditional clause का sentence है. So if strict security measures were taken, the tragedy might have been dash. So let's find out the answer to it. If strict security, अगर strict security measures लिए जाते, the tragedy might have been dash. जो tragedy हुई है वो क्या हो जाती? averted हो जाती, removed हो जाती, controlled हो जाती, या restrained हो जाती. तो वो tragedy क्या हो जाती? ट्रेजेडी को क्या हम रिमूव कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट
रिमूव द ट्रेजेडी, रिमूव मतलब किसी चीज को हटा देना, ट्रेजेडी को हम हटा नहीं सकते, ठीक है, हटाने वाली चीज नहीं है, कंट्रोल भी नहीं कर सकते, किसी भी ट्रेजेडी को, जो होने वाली चीज है, जो भी होना है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्यूचर में होता है, we cannot have control on it, right? Restraint, we can't even restrain it, उसे हम restrain भी नहीं कर सकते, so ultimately हम क्या कर सकते हैं, it can be averted, so इसका correct answer होगा averted. So these are the meanings of the words. Averted means prevented, prevent करना या to prevent, to prevent कहें या prevented कहें. Then removed means away, restrained means understated, किसी भी चीज को अंडरस्टेट करना या रिस्ट्रेन करना. सो कोई भी ट्रेजेडी या जो मिसहैपनिंग होने वाली उसे हम अंडरस्टेट नहीं कर सकते. ओके, कंट्रोल्ड मीन्स डिसिप्लिन, किसी भी ट्रेजेडी या किसी भी मिसहैपनिंग को, जो आने वाले समय में कोई भी चीज होने वाली है, उसे हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते. सो वी हैव गॉट ओनली वन करेक्ट ऑप्शन, दैट इज अवॉइडेड, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट? अगर प्रॉपर मेजर्स, सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाएं तो हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, उससे बचाव कर सकते हैं, इसीलिए अवॉइडेड इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट वन. Now the next question is, night came on and the room dashed dark. Sorry. Night came on and the room dashed dark, मतलब जैसे ही रात हुई, रात की शुरुआत हुई, अंधेरा हुआ, the room dash dark, the room dash dark, रूम जो है वो डार्क हो गया. अब रूम कैसे डार्क हो गया? So रूम is growing dark, रूम डार्क हो रहा है, अगर होता हो रहा है तो is growing करेक्ट होता, लेकिन हमें क्या बोलना है कि रूम डार्क हो गया. हो गया मीन्स इट इज सिंपल पास्ट टेंस, हो गया, हो गई, खा लिया, कर लिया, सो लिया, पढ़ लिया, सो दिस इज ऑल सिंपल पास्ट टेंस. सो हमको यहाँ पर क्या यूज करना है, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है. अब सिंपल पास्ट का हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, वर्ब इन द सेकेंड फॉर्म. क्लियर? सो इज ग्रोइंग, इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये तो हो नहीं सकता. हैज ग्रोन, परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी नहीं हो सकता. विल ग्रो भी नहीं हो सकता क्योंकि विल इज यूज्ड इन द फ्यूचर टेंस. सो अल्टीमेटली वी गॉट द सेकेंड फॉर्म ऑफ ग्रो. ग्रो का सेकेंड फॉर्म क्या है? ग्रीव. V1 and V2. Grow का grew. So we got the second form, grew. Night came on and the room grew dark. The room grew dark. Room dark हो गया. Okay, students. So students, today I am here with something new which we have not touched so far. A very small but very important topic, that is articles. Yes. बहुत छोटा लेकिन बहुत important topic है articles. हम बहुत commonly सोच लेते हैं कि a and the क्या रखा है इसमें, right? we can sorry, we can easily add anywhere. हम easily कहीं भी use कर सकते हैं a and the, लेकिन इनको यूज करने के कुछ तरीके हैं, कुछ पैरामीटर्स है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, डूज एंड डोंट्स है. स्पेशली आपको डूज एंड डोंट्स पे ज्यादा फोकस करना है. डोंट्स अगर आपने समझ लिया तो डूज तो बहुत इजी है. तो हमें क्या नहीं करना है, कहाँ हमें आर्टिकल नहीं लगाना है या कौन सा आर्टिकल कहाँ नहीं लगेगा, इन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एंड बिफोर स्टार्टिंग आई विल गिव यू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट आर्टिकल्स. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स जो है वो डिटर्मिनर्स के पार्ट्स. इट इज अ टाइप ऑफ डिटर्मिनर. आर्टिकल जो है एक टाइप ऑफ डिटर्मिनर, ठीक है. डिटर्मिनर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें से एक है आर्टिकल. नाउ वी हैव ऑलवेज लर्नड, हमने हमेशा बचपन से सीखा है कि देयर आर 3 आर्टिकल्स. आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द. ये हमने हमेशा सुना हुआ है,
ए एंड द। नाउ क्या डिफरेंस है इसमें तीनों में? बेसिक डिफरेंस ये है कि ए और एन का मतलब होता है वन, ओके, वेयर द का मतलब वन नहीं होता है, ठीक है। अब द का उच्चारण कहीं द होता है, कहीं दी होता है। कुछ लोग कहते हैं दी, कुछ लोग कहते हैं द, कुछ कहीं पर लोग कहते हैं द, कहीं कहते हैं दी। ये भी आपको पता होना चाहिए। जब भी आपका नेक्स्ट वर्ड आफ्टर दिस आर्टिकल, अगला जो वर्ड है वो अगर एक वॉवल साउंड से स्टार्ट होगा। व्हाट आर द वॉवल साउंड्स? वॉवल साउंड्स क्या है? वॉवल साउंड्स है ए, ई, आई, ओ एंड यू। These are the sounds, these are not the alphabets. ये alphabets या letters नहीं है, ये sounds है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये sounds है, ठीक है। sounds के according हमें use करना है। तो जब भी आपका यहाँ पे next word कोई article से vowel sound से start हो, suppose suppose it is umbrella. Umbrella starts with U sounds. U says a. A is a vowel sound. So इसके पहले जो THE आएगा उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण होगा दी umbrella. Okay? I like the umbrella which you have. क्योंकि इसके बाद में एक vowel sound है। लेकिन अगर इसके बाद में एक vowel sound नहीं है, सपोज यहाँ पर कैट है, तो हम दी कैट नहीं बोलेंगे, हम द कैट बोलेंगे, क्योंकि दिस इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। यही फर्क है दी और द के उच्चारण में। जब भी THE के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है एक वॉवल साउंड से स्टार्ट होगा तो वहां आपको उच्चारण दी करना है, और जब एक THE के बाद का जो वर्ड है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा तब आपका उच्चारण द होगा। क्लियर? अब देखिए ए, ई, आई, ओ, यू ये साउंड्स है, हमको ये ध्यान रखना है कि ये लेटर्स या अल्फाबेट्स नहीं है, दीज आर साउंड्स। अब ए और एन मतलब वन और द। अब आप ये समझिए ए और एन वन के अलावा क्या है? दे आर नोन एज indefinite article. They are indefinite articles. ए और एन जो है वो indefinite article है, और द जो है इसे हम क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट और इनडेफिनेट का मतलब ये होता है जब कोई चीज तय होती है, कंफर्म होती है, तो उसे डेफिनेट कहा जाता है। जब कोई चीज तय नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो उसे इनडेफिनेट कहा जाता है। क्लियर? तो आपको अब ये समझना है कि जब भी सेंटेंस में आप किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो कंफर्म है, सर्टेन है, पक्का है, श्योर है, डेफिनेट है, उसके पहले आपको आर्टिकल THE लगाना है। क्लियर? और द और दी का उच्चारण तो मैंने समझा दिया क्या फर्क होता है। क्लियर? और जब भी आपको किसी चीज की संख्या एक में बतानी है तब आपको ए या एन का यूज करना है। अब उसमें फिर से एक क्वेश्चन मार्क ये आता है कि कब ए लगाएं, कब एन लगाएं, राइट? तो हम बचपन से ये सुनते आते हैं कि जहां पे भी ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होगा बिगिनिंग, वहां पर हम क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। उस पे हम उसके पहले हम आर्टिकल एन लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस है, यहाँ पर भी कुछ रूल्स हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। अगर मैं कहूँ डैश यूनिवर्सिटी, ठीक है, मैं कहूँ डैश अम्ब्रेला, अब बताइए दोनों ही वर्ड्स मेरे यू से स्टार्ट हैं, यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला। यहाँ पे मुझे कौन सा आर्टिकल यूज करना है? मुझे दोनों को एक बताना है। तो रूल के हिसाब से जैसा हम बचपन से जानते हैं, सुनते आए हैं कि जब भी वॉवल साउंड से स्टार्ट होगा, ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होगा, हमें एन लगाना है। तो हम क्या करेंगे? जल्दी से हम दोनों जगह एन लगा देंगे। पर क्या ये दोनों करेक्ट है? नो, दिस वन इज करेक्ट बट दिस वन इज रॉन्ग। ये करेक्ट है पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि यू जो है, जो वॉवल साउंड यू है, वॉवल, वो
अ साउंड करता है, क्या करता है, यू सेज अ अनार का। तो जब आपका यू अ साउंड करेगा तभी वो वॉवल साउंड कहलाएगा। लेकिन जब आपका यू यू साउंड करेगा सेंटेंस में या वर्ड में, जब आपका यू अल्फाबेट यू साउंड करेगा, य में ऊ की मात्रा वाला यू, तब ये कॉन्सोनेंट होगा, तब ये कॉन्सोनेंट साउंड होगा, ना कि वॉवल। और जब ये अ साउंड करेगा तब ये वॉवल होगा। तो इसमें वापस आ जाए हम, तो जब हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी, यू से हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमारा पहला साउंड क्या है, फर्स्ट सिलेबल साउंड, यूनिवर्सिटी, इट्स नॉट अनिवर्सिटी। अगर ये इसका उच्चारण अनिवर्सिटी होता तब हम इसमें एन लगाते, एन अनिवर्सिटी, लेकिन इसका उच्चारण यू से है, यूनिवर्सिटी। तो ये यू साउंड कर रहा है, य में ऊ की मात्रा यू, इसलिए ये कॉन्सोनेंट है, इट्स नॉट अ वॉवल साउंड। और इसीलिए इसके साथ में एन नहीं लग सकता। इसके साथ में हमें एन हटाकर क्या लगाना है, अ यूनिवर्सिटी। और एक यूनिवर्सिटी, या फिर जब हमें कंफर्म है कौन सी यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर किसी एक यूनिवर्सिटी, डेफिनेट यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे, तब हम यहाँ लगा सकते हैं इसके साथ में द ऑल्सो, लेकिन एन इसके साथ कभी नहीं लगेगा। क्लियर? एन तभी लगेगा जब पहले सिलेबल का साउंड वॉवल साउंड है। अगर यू से स्टार्ट है तो यू सेज अ साउंड आना चाहिए। अम्ब्रेला के उच्चारण में हम अम्ब्रेला अ से स्टार्ट करते हैं, इसलिए वहां पर एन पॉसिबल है। क्लियर? ये बेसिक्स है, दीज आर द बेसिक्स ऑफ आर्टिकल्स, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक और हम सेंटेंस लेते हैं। चलो लेट्स डू दिस वन, पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे। क्लियर? अब देखिए, नंबर 1 इज ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप। एरर फाइंड आउट करना है, एरर है या नहीं है। ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप। कौन से मैंगोज की बात हो रही है? इस दुनिया में तो ढेर सारे मैंगोज हैं, पर्टिकुलरली हम उन मैंगोज की बात कर रहे हैं जो उस बास्केट में है, सिर्फ उन्हीं मैंगोज की हम बात कर रहे हैं। इसीलिए वो मैंगोज जो बास्केट में है वो हमारे लिए स्पेसिफिक हो गए, स्पेसिफिक मैंगोज, यानी कि डेफिनेट मैंगोज हो गए। तो वो हमारे लिए क्या हो गए, डेफिनेट हो गए। और जैसे ही डेफिनेट हो जाता है हमारा सब्जेक्ट, हमें कौन सा आर्टिकल यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल द। सो इंस्टेड ऑफ ऑल मैंगोज हमें क्या करना है, द मैंगोज, द मैंगोज इन दिस बास्केट, जो इस बास्केट के स्पेसिफिक आम है, हम उनकी बात कर रहे हैं, इसलिए वो क्या हो गए, स्पेसिफिक हो गए, डेफिनेट हो गए, इसलिए उसके साथ आएगा डेफिनेट आर्टिकल द। क्लियर? सो द मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप। सो यस, इट हैज एन एरर, एरर फर्स्ट पार्ट में ही है, फर्स्ट पार्ट में ही एरर था, अब ये करेक्ट हो गया द मैंगोज आने के बाद। क्लियर है? Okay, great. Now let's see the next one. Now next one, sorry. Next one. Civilization is to the east what modernization is to west. No error. अब आपको फिर से ढूंढना है कि कोई एरर है या नहीं। Okay. Civilization to the east. Civilization to the east मतलब ईस्ट में जो civilization है, what modernization is to west, मतलब ईस्ट का जो civilization है, ईस्टर्न कंट्रीज हमारी कंट्रीज है, ईस्टर्न कंट्रीज के जो सिविलाइजेशन है वो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए मॉडर्नाइजेशन है। ठीक है, सो सिविलाइजेशन इज टू द ईस्ट, द ईस्ट, यहाँ पे ई से स्टार्ट है, राइट? सिविलाइजेशन इज टू द ईस्ट व्हाट मॉडर्नाइजेशन इज टू, एरर है यहाँ पे, एरर क्या है, एरर ये है कि यहाँ पे वेस्ट के पहले आर्टिकल द नहीं लगाया गया। जब ईस्ट स्पेसिफिक है तो वेस्ट भी तो स्पेसिफिक है ना,
जब हम ईस्टर्न कंट्रीज को स्पेसिफिक मान रहे हैं, डेफिनेट मान रहे हैं अपने इस सेंटेंस में, तो वेस्टर्न कंट्रीज भी कहीं ना कहीं डेफिनेट है। तो डेफिनेट है तो उनके सामने डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। ओके, सो सिविलाइजेशन इज टू द ईस्ट, व्हाट मॉडर्नाइजेशन इज टू द वेस्ट। सो दैट वाज द एरर, ये एरर था इस सेंटेंस में। क्लियर? एक एग्जांपल हम लेते हैं, लेट अस टेक वन एग्जांपल। डैश लायन is dash king of dash jungle। मैंने एक एग्जांपल लिया, डैश लायन इज डैश किंग ऑफ डैश जंगल। इस सेंटेंस में 3 नाउन यूज किए गए, ये एक नाउन है, ये एक नाउन है और ये एक नाउन है, 3 नाउन्स है। अब इस सेंटेंस में हमें ये डिसाइड करना है कि यहाँ क्या क्या आएगा तीनों डैश में। डैश लायन इज डैश किंग, डैश लायन, हम उस लायन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर उस लायन की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक डेफिनेट उस लायन की बात कर रहे हैं जो कि जंगल का राजा है। तो वो स्पेसिफिक लायन बन गया, हमें बाकी लायन से कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ उस लायन की बात कर रहे हैं जो कि राजा है एक जंगल का। ठीक है, इसलिए लायन जो है वो स्पेसिफिक बन गया, तो उसके सामने आर्टिकल लग जाएगा, स्पेसिफिक डेफिनेट आर्टिकल द। सो द लायन इज डैश किंग। अब एक बात बताइए, एक जंगल में कितने किंग होते हैं? एक ही किंग हो सकता है, यूनिक है, स्पेशल है, इसलिए उसके सामने भी आर्टिकल द आएगा। सारी यूनिक चीजों के सामने, लेजेंड्स के सामने, स्पेशल चीजों के सामने भी आर्टिकल द आता है, इसलिए द लायन इज द किंग ऑफ डैश जंगल। अब इस दुनिया में बहुत सारे जंगल हैं, लेकिन हम एक डेफिनेट, एक स्पेसिफिक जंगल की बात कर रहे हैं जिससे हमें मतलब है। वी आर कंसर्न विद दैट जंगल ओनली, हम सिर्फ उस जंगल की बात कर रहे हैं जिससे हमें मतलब है। इसीलिए वो जो जंगल है जिससे हमें मतलब है, वो इस सेंटेंस में, इस कॉन्टेक्स्ट में एक स्पेसिफिक बन गया, डेफिनेट जंगल बन गया। ठीक है, तो जैसे ही वो जंगल डेफिनेट बन गया, स्पेसिफिक बन गया, उसके सामने क्या आएगा? फिर से आर्टिकल द आएगा। ओके, सो इस तरीके से हमने क्या देखा कि तीनों में अलग अलग कारणों से, लेकिन तीनों नाउन्स के साथ में आर्टिकल द है। द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। गॉट इट स्टूडेंट्स? सो आपको पता चला कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूजेज कैसे होता है। ओके, ग्रेट। All right, so the next question would be, yes, all the happiness and sorrows can be attributed to the signs. So that is the next sentence, all the happiness and sorrows, happiness मतलब खुशियां, sorrows मतलब दुख, all the happiness and sorrows can be attributed to the signs। attribute मतलब the qualities, okay, the principles or the features are known as the attributes। So all the happiness and sorrows can be attributed to the signs। Now we have to find out the mistake। Okay, now there are rules of the definite article the। definite article the का रूल एक ये होता है कि जो भी नेम्स होते हैं किसी के भी, उसके सामने आर्टिकल द नहीं लगता, किसी का भी जो नाम है वो डेफिनेट नहीं हो सकता। ओके, and here we are finding one definite article with a name, like all the happiness and sorrows can be attributed to the signs। the signs, why the signs? क्यों the signs? ओके, सो साइंस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, साइंस के अंदर बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस हैं।
सो वी कैन नॉट कंसिडर इट एज वन और सिंगुलर और यूनिक, हम इसे यूनिक कंसिडर नहीं कर सकते, इट्स अ कॉमन नाउन। सो इसके सामने हम आर्टिकल द नहीं लगा सकते, तो दिस पार्ट हैज एन एरर, ये इसमें हमको द रिमूव करना है, सिंपली रिमूव द हटा देना है, then the answer is done. All the happiness and sorrows can be attributed to science. That's it. Okay, so remember this, कोई भी common noun के सामने हम definite article the नहीं लिख सकते, that is wrong, वो don'ts में आता है, right? We cannot do that. So simply remove the हटाएंगे और हमारा sentence appropriate हो जाएगा. Clear? Now the next one. Yes. The English language test that we took yesterday comprised 2 papers or no error. So let's find out, इसमें कोई error है या नहीं. The English language test, yes, यहाँ पे द लग सकता है because particularly हम English language test की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे definite है, तो यहाँ पे कोई problem नहीं है. The English language test that we took yesterday, जो हमने कल लिया, again no error, comprised 2 papers, उसमें 2 papers थे, no error. So यहाँ पर हमने ये देखा it has got no error, सारा कुछ सही है, इसका आंसर है no error, यहाँ पर कुछ भी mistake हमने नहीं देखा. Clear? Now let's take the next one. 5th. Yes. Okay. The doctor advised me to rest for few days. The doctor advised me to. Now you have to understand few and a few. Difference between few and a few, ये आपको फर्क समझना है. सबसे पहले ये समझना है कि few होता क्या है, कहाँ से आता है few. Few है क्या? Few जो है वो क्या है, एक quantifier है. It's a quantifier. Now what is quantifier? Quantifier कहाँ से आता है? Quantifier आता है determiner से. ठीक है, हमने डिटर्मिनर्स पढ़े हैं, बहुत सुना है डिटर्मिनर्स. ग्रामर का सेंटेंस डिटर्मिनर्स के बिना पॉसिबल नहीं है, राइट? सो डिटर्मिनर्स के पार्ट्स में आता है क्वांटिफायर, और क्वांटिफायर में आता है फ्यू एंड अ फ्यू, और फ्यू एंड अ फ्यू दोनों किसके लिए यूज हो सकते हैं? काउंटेबल नाउन्स के लिए. कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स. जिन नाउन्स को जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उनके साथ में हमें फ्यू या अ फ्यू यूज करना है. जिन्हें हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल जो होते हैं, उसके साथ लिटिल और अ लिटिल यूज करना है. क्लियर? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड अ फ्यू? फ्यू का मतलब है थोड़े, फ्यू का मतलब है थोड़े, और अ फ्यू का मतलब है बहुत ही कम, बहुत ही कम, या फिर ना के बराबर, ना के बराबर. बहुत ही कम या ना के बराबर. ठीक है ना? सो फ्यू एंड अ फ्यू. फ्यू का मतलब है थोड़े. आई हैव अ फ्यू, सपोज मैं कहूँ आई हैव अ फ्यू चॉकलेट्स, मतलब मेरे पास थोड़े चॉकलेट्स है. ठीक है? अगर मैं कहूँ आई हैव अ फ्यू चॉकलेट्स, आई कैन नॉट शेयर विद अदर्स. आई हैव अ फ्यू चॉकलेट्स, आई कैन नॉट शेयर विद अदर्स, मतलब मेरे पास बहुत ही कम चॉकलेट्स है, ना के बराबर, मैं किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती. गॉट इट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड अ फ्यू. अगर मैं बोलूं फ्यू चॉकलेट्स मतलब थोड़े हैं, यस, मैं किसी किसी को दे सकती हूँ, आई कैन शेयर विद सम पीपल. आई हैव फ्यू चॉकलेट्स, आई कैन शेयर विद 3 ऑफ यू, मैं तुम तीनों के साथ शेयर कर सकती हूँ. आई हैव अ फ्यू चॉकलेट्स, आई कांट शेयर विद एनीवन, मेरे पास बहुत ही कम चॉकलेट्स है, मेरे पास ना के बराबर चॉकलेट्स है, मैं किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती. क्लियर? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड अ फ्यू.
अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू रेस्ट फॉर फ्यू डेज, थोड़े दिनों के लिए या कुछ दिनों के लिए। सो क्या अप्रोप्रिएट होगा? डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया है कि मैं कुछ दिनों के लिए रेस्ट करूं, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? फ्यू हटा के लिखना है अ फ्यू, दैट इज द एरर, ये एरर है। द डॉक्टर एडवाइज मी टू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। सो ऑप्शन सी में एरर था और हमने करेक्शन कर लिया, फ्यू रिमूव करके अ फ्यू कर दिया। क्लियर? ग्रेट। Let's take the next question. So the next one is, little knowledge is a dangerous thing. Now we have to check what is the error here. Little knowledge is a dangerous thing. So यहाँ पे हमें ये देखना है कि डेंजरस क्या होता है, लिटिल नॉलेज, थोड़ा नॉलेज, या बहुत ही थोड़ा नॉलेज। सो वी हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस। तो यहाँ पे वैसे तो सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, टेंस का भी एरर नहीं है, और डेंजरस थिंग मतलब एक खतरनाक चीज, तो वो भी एरर नहीं है। मींस ये पोर्शन ठीक है एंड दिस पोर्शन इज आल्सो करेक्ट, बट आई एम फाइंडिंग प्रॉब्लम हियर। प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ पे लिटिल की जगह हमें क्या यूज करना है? अ लिटिल। A little knowledge is a dangerous thing. That is the error. So little की जगह हमें क्या यूज करना है? A little। और knowledge जो है ये noun है, knowledge is uncountable। knowledge क्या है? uncountable है, इसे हम गिन नहीं सकते, ठीक है ना। knowledge को हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने बताया था अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम लिटिल एंड अ लिटिल यूज करते हैं, इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे? लिटिल। पर यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस इट शुड बी अ लिटिल। ओके, अगर आपको किसी चीज का बहुत ही कम ज्ञान है तो वो खतरनाक है, आपको उसको कहीं यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो अ लिटिल मतलब बहुत ही कम। So a little knowledge is a dangerous thing. Okay, so error was in part A. Little का हो जाएगा a little. Clear? Now let's take the next one. Next one हम लेते हैं, yes, 7th question. I wrote a poetry last night. I wrote a poetry. मैंने कल एक कविता लिखी। So poetry मतलब काव्य। पोइट्री जो है उसका मतलब है काव्य, ठीक है, और कविता का मतलब है पोम। सो मैंने कल एक काव्य लिखा या मैंने कल एक कविता लिखा, क्या करेक्ट होगा? ऑब्वियसली मैंने कल एक कविता लिखा या लिखी, ये करेक्ट होगा। मैंने कल एक काव्य लिखा, ये गलत होगा, क्योंकि काव्य जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो यहाँ वही मिस्टेक है, द सेम मिस्टेक इज देयर। आई रोट इज करेक्ट, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट नाइट भी ठीक है, बस प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ पे हमको क्या लिखना है? पोम। आई रोट अ पोम लास्ट नाइट, मैंने एक कविता लिखी कल रात, और कल रात मैंने एक कविता लिखी। मैंने कल रात एक पोइट्री लिखी इज रॉन्ग सेंटेंस, ठीक है। मैंने कल रात एक पोम लिखा, मैंने कल रात एक कविता लिखी, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। क्लियर? तो सिंपल है, पोइट्री हटाना है, पोम ऐड करना है। नाउ नेक्स्ट वन, the police could not find even an evidence against the accused. The police could not find even an evidence against the accused. तो पुलिस कुछ भी नहीं ढूंढ पाई, एक जरा सा भी एविडेंस नहीं ढूंढ पाई एक्यूज्ड के अगेंस्ट। एक्यूज मतलब आरोपी के खिलाफ, ठीक है, नहीं ढूंढ सकी या नहीं ढूंढ पाए। सो द पुलिस कुड नॉट फाइंड, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है।
इवन एन एविडेंस, एक एविडेंस या जरा सा भी एविडेंस, क्या होना चाहिए, जरा सा भी एविडेंस, ठीक है। सो इसमें हम यहाँ पर एरर है, वी कैन चेंज दिस थिंग अगेंस्ट द अक्यूज्ड, अक्यूज मतलब आरोपी। सो प्रॉब्लम इज इन दिस एरिया, तो इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम क्या चेंज करेंगे, पुलिस कुड नॉट फाइंड एन even an iota of evidence, could not find an iota of evidence, iota मतलब जरा सा भी, छोटा सा भी, पुलिस कुड नॉट फाइंड एन iota of evidence मतलब एक छोटा सा भी, कतरे के बराबर भी एविडेंस नहीं ढूंढ पाई उसके खिलाफ, अक्यूज्ड के खिलाफ मतलब आरोपी के खिलाफ। क्लियर। सो आयोटा का यही मतलब है, छोटा सा भी, कतरा, एक बीन्स की तरह, बहुत ही कम, छोटा, स्मॉल हिस्सा, एक एविडेंस का छोटा सा भी हिस्सा नहीं ढूंढ पाए। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज yes, please do not make noise here, please do not make noise here। अब इसमें क्या एरर है, ऐसे तो हमें एक नजर में लगता है कि इसमें कोई एरर ही नहीं है, बहुत से सेंटेंस स्टूडेंट्स आपको पढ़ने में लगेगा कि अरे इसमें तो कोई एरर ही नहीं है, इट लुक्स परफेक्ट, राइट, लेकिन कुछ ना कुछ एरर होता है। प्लीज डू नॉट मेक नॉइज हियर, यहाँ पे गड़बड़ी है, प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइज हियर, यहाँ पर आएगा अ नॉइज, ओके, एवरीथिंग इज फाइन, बस यहाँ पे आपको लगा देना है अ, प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइज हियर, ओके, नाउ इट बिकम्स द करेक्ट सेंटेंस। अब ये करेक्ट सेंटेंस बन गया क्योंकि यहाँ पर एक आर्टिकल अ मिसिंग था, क्योंकि जो नॉइज है वो अनकाउंटेबल है एंड इट इज इन कलेक्शन, कलेक्टिव है, नॉइज, हल्ला जो है वो कलेक्टिव है, इसलिए उसके सामने आर्टिकल अ आएगा, अ मतलब एक। Now take the next one, let's see 10th one। yes, the glass dolls are arranged on second rack of the showcase, the glass dolls are arranged on second rack of the showcase। जो ग्लास डॉल्स है, ग्लास की डॉल्स है, वो सेकेंड रैक के सेकेंड केस में, हाँ सेकेंड केस के सेकेंड रैक में है। तो मतलब क्या है, सेकेंड केस के सेकेंड रैक में हम एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे हैं, स्पेसिफिक पोजीशन बता रहे हैं, और जब हम स्पेसिफिक पोजीशन बता रहे हैं डॉल्स की, तो वहां पर स्पेसिफिक आर्टिकल यूज होना जरूरी है। तो यहाँ तो हमने किया द शोकेस, जब शोकेस को स्पेसिफाई किया तो आर्टिकल द लगाया, लेकिन जब रैक को स्पेसिफाई किया तो हमने आर्टिकल द नहीं लगाया, ठीक है। शोकेस के सेकेंड रैक में है तो ये भी स्पेसिफाई हो रहा है, तो यहाँ आएगा the glass dolls are arranged on the second rack of the showcase, okay, so the second rack of the showcase, because here two things are becoming specific, showcase first of all, and in the second case second rack is also becoming specific, so we have to use the specific article the, इसलिए हमें specific article the use करना है, so the correction would be the second rack, so error is in the second part। So we got the correct sentence here, the glass dolls are arranged on the second rack of the showcase, okay। So we are done with this, children, we are done with almost 10 exercise questions, and I hope this session becomes really fruitful to you all. So do practice it, and soon I will be coming with more exercise questions, and we are thoroughly done, we have thoroughly done all the articles, the rules। So definitely मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो सेशन है इससे आपके आर्टिकल्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके होंगे, how to use the articles a, and the। So I hope this is going to be helpful,
and do practice a lot and stay tuned for the upcoming sessions. Till then, take care. Bye bye.